बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन, क्योंकि इंटरनेट हम सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और थोड़ा सा भी अगर तातुल हो तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो गुज़श्ता रोज़ काफ़ी मसाइल रहे हैं, लेकिन फाइनली इस मसले को दूर कर दिया गया है PTA की तरफ से। बिल्कुल जी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने ऐलान किया है कि बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल जो है SMW5 में जो पैदा होने वाली प्रॉब्लम थी, अब उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। वो तकनीकी ख़राबी जो है उसको दूर कर दिया गया है। तो हम हमेशा देखते हैं कि जो ज़ेरे समंदर केबल है, हमेशा हमारी जानिब से शार्क का खास दुश्मनी है उस शार्क। बिल्कुल, शार्क पहचान के पाकिस्तान की केबल को काटती है। बिल्कुल, वो हमारी तरफ से आती है और आके वो केबल काट जाती है। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता है, किसी और मुल्क के साथ ये शार्क क्यों शरारत नहीं करती है, ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। और गुज़श्ता रोज़ मुतअद्दिद सारिफीन को इंटरनेट की जो रफ्तार थी उसमें कमी मिली है, कनेक्टिविटी के मसाइल का सामना करना पड़ा है। और जो लोग पूरी रात बैठ के फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल फर्म्स के साथ, उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इंटरनेट ट्रैफिक मामूल के मुताबिक अब ये चल रही है, क्योंकि उस तकनीकी खराबी को दूर कर दिया गया है और सर्विस जो है बिला तातुल फराहम भी की जा रही है। तो वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इंटरनेट सुस्त होने के मुताबिक शिकायत मौसूल हुई थी। हमें खुद भी ज़ाती तौर पर भी इसका सामना करना पड़ा। इवन व्हाट्सएप के मैसेजेस हों या दीगर मामलात हों, कोई भी वेबसाइट्स हों, वो ओपन होने में भी मसाइल थे। और जिस तरह से आप भी तज़किरा करें कि जो इनका रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो अपने मामलात इंटरनेट के ज़रिए ही चलाते हैं, उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी और उसको फाइनली दूर कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की, जिसमें सबसे पहले जिक्र होगा ईरान अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात का। और कहा यह कि मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान ने अमेरिका को दो टोक खरा जवाब दे दिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान को जोहरी हथियारों से पाक करने का अमल बखूबी आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि कौन किसको हकायक बता रहा है और कौन किसको कायल करने की, मायल करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए 17 रुकनी टेस्ट स्क्वाड फाइनल। कौमी स्क्वाड का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान है। कौन कौन इस स्क्वाड का हिस्सा होगा, इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी प्लास्टिक की। प्लास्टिक ज़मीन, समुंदर और इंसानी सेहत के लिए एक खामोश कातिल है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं छोड़ते। तो दुनिया को बचाएं, प्लास्टिक फ्री बनाएं। किस तरह से हुकूमत इसमें किरदार अदा कर रही है, उनकी क्या जिम्मेदारियां और हम इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे पसीने की बू से निजात अब और भी आसान। फटकड़ी, नमक और अरके गुलाब गर्मियों में कितने कारआमद और कौन से लोग इससे ज़्यादा परेशान रहते हैं, किस तरह से इससे बच सकते हैं। ये स्मेल आपके कॉन्फिडेंस को भी ब्रेक करती है, इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। जी हाँ। और आखिर में बात होगी कराची में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस लगाने से 200 बच्चे HIV का शिकार हो गए। इस मूजी और मोहलिक जानलेवा मर्ज का शिकार वो मासूम बच्चे हुए हैं जिनको शायद पता भी नहीं कि उन्हें किस जुर्म की सज़ा दी गई है। कौन कौन जिम्मेदार है, इसका तदारुक, इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन हो सकता है। और जो हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, वजारत सेहत की तरफ से मुजरिमाना गफलत बरती गई है, क्या किसी को कटहरे में किसी को ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले जो एक अहम मामला है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि आयतुल्लाह खामेनेई का जो नमाज जनाजा है वो अदा की जानी है इस वीकेंड पे, जिससे दुनिया भर से ज़ायरीन आएंगे। पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी शिरकत दी गई है और उनकी ताज़ियती तकरीबात का आगाज़ आज से हो जाएगा। मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी हाँ। और तकरीबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी तेहरान जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होगा। शहीद सुप्रीम लीडर की 6 रोज़ा सोग और ताज़ियती तकरीबात ईरान और इराक़ के 5 शहरों में होंगी। हफ्ते को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अवाम को आखिरी दीदार भी कराया जाएगा और फिर पीर को तेहरान में जनाजे का मरकज़ी जुलूस होगा और मरकज़ी जुलूस के बाद मैयत को कुम से
इराकी शहर नजफ और फिर करबला ले जाया जाएगा और फिर शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन आबाई शहर मशहद में 9 जुलाई को होगी। उनका जस्द खाकी अभी तक महफूज रखा गया था क्योंकि बाकायदा तौर पर जंग में होने की वजह से अमेरिका और ईरान की जंग जारी थी, जिसकी वजह से वो जस्द खाकी को सुपुर्द खाक नहीं कर पाए थे और ना ही नमाज जनाजा करवा पाए थे। एक वजह यह भी थी कि उन्होंने ये फैसला किया था कि जब तक वो अपने शहीद लीडर सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला उन लोगों से, उन ज़िम्मेदारों से नहीं ले लेते जो कि इसकी वजह है, तब तक ये तदफीन नहीं होगी। तो एक खुददार कौम के तौर पे ईरानी कौम सामने आई है, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ना सिर्फ नाको चने चबवाए हैं बल्कि हार नहीं मानी, घुटनों पे नहीं आए और अपनी कंडीशन के ऊपर अब मुआहिदा होने जा रहा है। पाकिस्तान इसके अंदर कलीदी किरदार अदा कर रहा है और ये कहा जा रहा है ये जो नमाज जनाजा होगी मुमकिन तौर पर इस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने का इम्कान भी है। लगभग 17 से 20% ईरान की जो कुल आबादी है वो इसमें मुमकिन तौर पे शरीक हो सकती है। दुनिया भर से ज़ायरीन मंदूबीन भी इसमें आएंगे जिन्हें मदऊ किया गया है। 1.5 से 2 करोड़ कम अज़ कम अफराद होंगे और इससे इसकी तादाद कई गुना ज़्यादा हो सकती है। पाकिस्तान, रूस, चीन समेत 30 से ज़्यादा मुल्कों के आला हुकाम इसमें शिरकत करेंगे। बिल्कुल जी, और 90 ममालिक के जो अफराद वैसे बताए जा रहे हैं वो भी इसके अंदर शरीक होंगे और क्योंकि हर जगह पर आयतुल्लाह खamenei से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद थे जो कि इसमें पहुँचेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब, माहिर आलमी अमूर हैं, आप वेलकम टू शो। और इरफान फ़ानी साहब, कितना अहम वक्त है ये भी ईरान के लिए जब आयतुल्लाह खamenei की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और बताया जा रहा है 2 करोड़ से भी ज़ायद इसमें लोग शरीक होंगे, मुख्तलिफ ममालिक के लोग शरीक होंगे, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। और जब एक साइड पे इज़राइल मौजूद हो जो कि अपनी शरारतों से बाज नहीं आता और दूसरी जानब अमेरिका जिसकी ज़बान पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सूरत हाल में कितना मुश्किल वक्त है ईरान के ऊपर? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। सबसे पहले तो इस जितने भी रसूमात हैं जो तदफीन की, अगर उसका आगाज़ आज से हो रहा है ईरान के अंदर, तो अगर आप देखें तो ये जो वक्त है ना ये कितना अहम है। जो अमेरिका है उसका इंडिपेंडेंस डे, इधर से आप कह लें कि मुहर्रम जो है, मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना, और मुहर्रमुल हराम करबला के अंदर होने वाला वाक़या और उसकी जो नज़रियाती एसोसिएशन है ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ, वो और फिर किस तरह से कोई 4 महीने के बाद आप देखते हैं कि इन रसूमात का आगाज़ हो रहा है। और ईरान के अंदर जिस तरीके से दुनिया भर में अभी जब 1989 के अंदर खमैनी साहब का जब तदफीन की गई थी तो दुनिया भर से कोई 10 मिलियंस जो पीपल थे वो उसमें शामिल हो गए थे और उसको दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूनरल कहा जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने की तरफ जा रहा है जिसके अंदर वो कोई 15 मिलियन तक से लेकर 17 मिलियन तक जो अफराद हैं उनकी शमूलियत का जो कयास और अंदाज़ा जो है वो लगाया जा रहा है कि इतने लोग शामिल होंगे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से इतनी गर्मी भी है और इस गर्मी के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा बीच में फैक्टर होगा कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्हें कुछ दिन पहले आप देखते हैं कि उनकी एक स्टेटमेंट कैट्स की सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुज्तबा खamenei जो हैं वो यू आर मार्क्ड बाय द इजरायली फोर्सेस। तो अब इस जनाजे के अंदर अभी तक हम देखते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei हैं वो अभी तक उनकी पब्लिक अपीयरेंस हमें जब से वो वाक़या हुआ था उनके ऊपर हमले का वो सामने नहीं आए थे और हर तरह का जो कनेक्शन है उनके साथ वो चाहे डिजिटल हो, मोबाइल हो, तमाम जो ख़त व किताबत के ज़रिए से ही उनके साथ बातचीत होती रही है। तो क्या वो मुज्तबा खamenei साहब जो हैं वो इस जनाजे में पब्लिक अपीयरेंस उनकी होती है? और अगर होती है तो जो पीट हेगसेट जो हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट वेनेज़ुएला में आई थी और वो भी एक धमकी आमेज लेकिन फ़ानी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस हसास मामले पर जिससे पूरी ईरान के बच्चे के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, इतना अरसा इस तदफीन को रोके रखना और अब अगर रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा इज्तिमा ईरान में होने जा रहा है तदफीन को लेकर, जो कि पूरी दुनिया इस मामले की हसासियत को समझती भी है और जो कुछ जंग के दौरान हुआ जिस तरह से ईरान घुटनों पे नहीं आया वसाइल कम होने के बावजूद, आपको लगता है कि इस तरह की कोई हिमाकत हो पाएगी इजराइल की तरफ से? अमेरिका तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा क्योंकि बराह रास्त जंग करके भी देख चुका है, लेकिन इजराइल भी आपको लगता है अगर ऐसी कोई चीज़ करता है तो उसके रद्द अमल के लिए जो रिस्पॉन्स आएगा जो कि इंतहाई हो सकता है ईरान की तरफ से, उसके लिए तैयार होगा वो?
देखिए ये बात बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, उन्होंने एक तरह से इस तरह की धमकियाँ तो बहरहाल दी हैं। और देखिए शैतान जो होता है ना, शैतान से कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इज़राइल जो है वो जिस तरह से इस जंग के बाद जो मामलात जिस तरफ गए और जिस तरह से ईरान की पूरी दुनिया के अंदर पजीराई हासिल हो रही है, अमेरिका के अंदर और इज़राइल के अंदर 92% जो लोग हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक वो ये समझते हैं कि ये जंग ईरान जीत चुका है। और अभी रिसेंटली जो कुछ भी अभी लेबनान के साथ जो डील भी इजराइल ने की है, जुम्मे के रोज़ मार्को रूबियो ने वो करवाई थी अमेरिका में, तो वो ये सारी सूरत हाल हमें बता रही है कि इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों किसी भी तरह से अपनी जो खोई हुई साख है ग्लोबली, इजराइल की जो साख है वो एक बड़ी ताकत और मिलिट्री के तौर पर और एक रीजनल हेजमॉन के तौर पर वो तकरीबन मजरूह हुई है, और अमेरिका की जो साख है वो एक ग्लोबल हेजमॉन के तौर पर जो है वो बहुत शदीद मजरूह हुई है। आप उस साख को वो हासिल वापस तो करना चाहते हैं, अगरचे इसका तवक्को तो नहीं की जा सकती कि वो इतने बड़े क्योंकि अवामी इज्तिमा में हमने माजी में भी देखा फानी साहब के उसमें अब्बास इराक़ची हों या एवन जो उसमें उस वक्त की लीडरशिप थी जिन्हें बाद में निशाना भी बनाया गया, वो अवामी इज्तिमात में जब तक थे उनको निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि उससे तो बड़ी शदीद रद्दमल आ सकता है पूरी दुनिया से भी और ईरान की तरफ से भी। बिल्कुल, और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कहा तो ये जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने धमकी दी है और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना, ये कहीं ना कहीं शायद ये डराने के लिए है कि वो पब्लिक अपीयरेंस ना करें, और उसका नतीजा ये होगा कि कहा जा सकता है कि देखें जी वो खौफजदा हैं, और ईरान वो कौम है जो 40 साल तक आपने जिनकी आंखों के अंदर खौफ देखा ही नहीं है। और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने इस जंग के अंदर भी, चाहे वो जून 2025 की 12 रोज़ा जंग हो या फिर फरवरी 2026 के बाद के अभी तक की जो सूरत हाल है, जिस तरह से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स के आंखों में आंखें डालकर उनके साथ जंग की है और उसके बाद निगोशिएशंस की हैं, और उन निगोशिएशंस को उन ममालिक को अपनी शराइत के ऊपर लेकर आए हैं। ये इससे पहले इस तरीके से बड़ी कह रहे हैं फानी साहब आप, और अगर मुश्तबा हामनाई पब्लिक अपीयरेंस नहीं भी देते इस नमाज जनाजा के दौरान, और जहां पर इतना हजूम इकट्ठा होना है वहां पर, तो ये कमज़ोरी नहीं होगी बल्कि एक समझदारी का फैसला होगा, क्योंकि ईरान ने अब तक देख लिया कि उनके दुश्मन जो है वो किस तरह के हैं और किस तरह की शरारतें कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा देख लें जो अभी बयानात आ रहे हैं और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बनी हुई है, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात डोनाल्ड ट्रंप बड़े पुरुमीद नजर आते हैं, लेकिन जो ईरान की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है, वो कहते हैं कि मुल्क की दिफाई सलाहियतें, मिसाइल प्रोग्राम या ड्रोन पर हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को या इजराइल को कभी भी गवारा नहीं होगा। तो उसके बाद तो ये सोचा जा सकता है कि शायद कोई नई शरारत, कोई नया मिस एडवेंचर हो सकता है। अगर बच्चों के जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही थी वहाँ पर अटैक हो सकता है, तो फिर कहीं पर भी किसी भी मौके पर किसी भी जगह पर अटैक हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई हमाकत करता है अमेरिका या इजराइल, तो उसका रद्द-ए-अमल फिर ईरान किस तरह से देगा और क्या कुछ हो सकता है उसके बाद? देखें अभी कुछ दिन पहले जेडी वेंस जो हैं उनकी अगर स्टेटमेंट आपको याद हो, जब उन्होंने ये कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस 60 रोज़ा जो MOU है, इस MOU को वर्ल्ड जो ऑयल इकोनॉमी है उसको रीफिल करने के लिए इस्तेमाल करने का कह रहे हैं। और इस दौरान में ये ईरान के रवैये के ऊपर मुनतज बात होगी कि क्या हमने इस MOU को ही आगे लेके चलना है या हमने दोबारा से जंग की तरफ जाना है। तो इसके अंदर एक धमकी तो बहरहाल छुपी हुई है जिसमें ईरान की तरफ जंग का वाज़ेह इशारा मौजूद है। और इस तरह से इस वक्त बहुत सारे जो मगरबी मीडिया के अंदर एक्सपर्ट्स हैं वो ये कयास आराइयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो 60 रोज़ा MOU के दौरान जो टाइम बाय किया गया है वो इस वजह से किया गया है क्योंकि दुनिया के अंदर जो ऑयल की शॉर्टेज की वजह से महंगाई का एक तूफान आ रहा था। एक दफ़ा ये सारा रीफिल हो जाए और कम से कम 2-4 माह के लिए मज़ीद दुनिया के पास जब ऑयल स्टोरेज हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा से इजराइल और जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर एक बड़े हमले की तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे एक IR के स्टूडेंट होने के नाते ये नहीं लगता है कि इजराइल के अंदर तो ये ख्वाहिश मौजूद है कि ये जंग की तरफ जाए, और जो उसने भी लेबनान के साथ एग्रीमेंट किया है वो एक नई जंग का पेश खैमा है। और उस एग्रीमेंट के हवाले से आप ये कह लें कि लेबनान के लिए जो डील ईरान ने ली थी MOU के अंदर, और पहला ही उसका पॉइंट ये था
के फ़ौज का इनखला भी होगा लेबनान से और जंग बंदी भी होगी। लेकिन लेबनान ने जो डील वाशिंगटन के अंदर मार्को रूबियो और अमेरिका के साथ की है, वो डील जो है वो इस MOU से 180 के एंगल से मुतसादिम है, जिसके अंदर इजराइल की जो मौजूदगी है लेबनान के अंदर उसको मशरूत कर दिया गया है कि जो लेबनान की आर्मी है वो डिसआर्म करेगी हिजबुल्लाह को। और देखें, और वो जो मिलिट्री है लेबनान की वो सारी की सारी चलती ही एड्स के ऊपर है, और वो तो इजराइल की फोर्सेस के खिलाफ जो है वो लेबनान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। और जो हिजबुल्लाह है वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है। तो ये लेबनान के अंदर एक सिविल वॉर को शुरू करने के लिए कि जब हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स होंगे लेबनान की मिलिट्री की तरफ से, तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक सिविल वॉर हो जाएगी। और ये एग्रीमेंट बिल्कुल ओस्लो अकॉर्ड की तरह है, जिसके अंदर एक अबूरी ढांचे के ऊपर जो इजराइल है वो दूसरे फ्रीक को मुत्तफिक कर लेता है, और उस अबूरी ढांचे को फिर मुस्तकबल के अंदर वो इतना प्रोलॉन्ग करता है कि वो एक सियासी हकीकत बन जाती है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड के अंदर वेस्ट बैंक के अंदर जो कुछ उसने हासिल किया था अभी तक वो इजराइल के पास मौजूद है, अगरचे वो अबूरी तौर पर उस वक्त तस्लीम किया गया था फ़लस्तीन की तरफ से, और गाजा के हवाले से भी जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई थी। तो इस वक्त अभी आपको फ़ानी साहब क्या लग रहा है, ये जो MOU जिस पे दस्तखत हुए हैं अगले 40 से 60 रोज़ बहुत अहम है, मिज़ाइल की बात हो, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी या ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसका तो खैर तस्करा ही नहीं है इस MOU के अंदर, तो उस पर तो उम्मीद है कि कोई एतराज़ पैदा नहीं होगा, डेडलॉक पैदा नहीं होगा। लेकिन लेबनान वाला जो मामला है, आपको लगता है कि ये वो बुनियादी वजह बन सकता है दोबारा से खुदा न खास्ता जंग शुरू होने की, या डेडलॉक की, या ये MOU आगे ना बढ़ पाने की, या कुछ और भी नुकात हैं? जी, पहले हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात करते रहे हैं कि जो जंग शुरू होने के मुहर्रिकात थे और जो अहदाफ थे वो तो इस वक्त कहीं पे भी मौजूद नहीं है। नए नए प्रीटेक्सेस बनते रहे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया गया तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना हदफ बन गया, और लेबनान के ऊपर अटैक किया गया तो लेबनान के अंदर से इजरायली फ़ौज का इनखला जो है वो ईरान की तरफ से नया मुतालबा हो गया, और इजराइल की तरफ से वहाँ पे स्टे करना एक नया मुतालबा बन गया। तो इस तरह से जो प्रीटेक्सेस हैं वो सारे के सारे तब्दील हो चुके हैं। और इस वक्त जो बुनियादी दो नुकात हैं वो एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से है कि अमेरिका और जिस तरीके से मार्को रूबियो ने अपने 3 रोज़ा दौरा जो मशरक़ वस्ता का किया था और अरब ममालिक के साथ जो उसने बयानात दिए कि ईरान कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकता और किसी तरह की फ़ीस नहीं ले सकता, और ईरान ये कहता है कि ये तो MOU के आर्टिकल नंबर 5 जिसके अंदर ओमान और ईरान को ये इजाज़त दी गई है वो 60 दिनों के अंदर एक मैकेनिज्म बना सकते हैं सर्विसेज चार्जेस के लिए, ये तो उसकी खुला खिलाफवर्जी है। और दूसरा आर्टिकल जो पहला पॉइंट है इस MOU का वो है लेबनान की वॉर, और उसके अंदर से इजरायली फ़ौज का इनखला, क्योंकि कहा गया था कि ये रीजन वाइड जंग बंदी होगी मशरक़ वस्ता के अंदर तमाम फ्रंट्स के ऊपर। और इजरायली फ़ौज ने जिस तरीके के अब एग्रीमेंट साइन किया है लेबनान के साथ, उसके अंदर अब जो लेबनानी हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बहुत बड़े एहतजाज जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अमल तहरीक हो, वहाँ की हिजबुल्लाह हो और दीगर उनके जो इत्तेहादी और शिया कम्यूनिटी है, और बहुत बड़ी तादाद है, कोई 40% जो पॉपुलेशन है लेबनान की वो शिया जो कम्यूनिटी के ऊपर बेस करती है, तो वो सारे लोग इस बात के ऊपर एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि तो अपनी जो सालमियत और जो खुद मुख्तारी है लेबनान ने उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है इस डील के अंदर। और अगर आप इस डील को पूरा करने की तरफ जाते हैं तो कभी भी ये MOU साइन नहीं हो सकता, क्योंकि MOU का पहला पॉइंट ही ये कहता है कि लेबनान में भी जंग बंदी होगी और फौज का इनखला होगा। और अगर आप MOU के पहले पॉइंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वो डील जो है वो हो नहीं सकेगी, जो कि मार्को रूबियो ने करवाई है। आपकी वाली बात सही लगती है कि जो 60 दिन का टाइम है ये सिर्फ टाइम बाय किया गया है जब तक वो तमाम ममालिक जो कि इन मसाइल से गुजर रहे थे, जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत वाक़ हो गई थी, कीमतें आसमान को छूने लगी थी, जब तक वो रीफिल नहीं हो जाते और हालात दोबारा नॉर्मल की तरफ नहीं आ जाते तब तक का टाइम गेन किया गया। और उसके बाद यहाँ फिर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो इंतखाबात का सामना करना पड़ा मिड टर्म का, वो भी गुजर जाएंगे खुश उसलूबी से, और उसके बाद फिर वही सूरत हाल दोबारा दुनिया को देखने को मिलेगी। और इस बार शायद मिडल ईस्ट को भी इसमें घसीटा जाए दोबारा से, और फिर वही हमें जंग जो है वो एक बड़ी जंग की सूरत में नज़र आए। तो अगर यही सूरत हाल बनानी है तो ईरान को भी बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी और अमेरिका को भी समझ आ रही होगी कि वो क्या करने जा रहा है। तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो इजराइल के साथ उनका अभी तक के बयानात हैं वो
वाकई कोई हकीकत पर मबनी है, जिस तरह से वो नेतन्याहू को झाड़ते हुए नजर आते हैं या उनको ये कहते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारे पीछे हम हैं, हमने तुम्हारी जंग शुरू की हुई है, तुम्हारी जंग हम लड़ रहे हैं। इस तरह के जो अल्फाज हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो लगता ये है कि वो सिर्फ ख्याली हैं, किताबी हैं और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं। वैसे वो इजराइल के पीछे हैं और वो चाहेंगे ये 60 डेज का टाइम गुजरने के बाद इजराइल कोई शरारत करे और वो फिर से इजराइल के दिफा में इस जंग में कूद पड़े। देखिए, इस बात को ना मैं दो तरह से लूँगा। एक तो अमेरिका के और इजराइल के ताल्लुकात में बहरहाल रिफ्ट तो आया है। एक आप देख लें, उसकी पब्लिक डोमेन है। आप अभी जितने भी वहाँ पे प्राइमरीज के इलेक्शंस हुए हैं, उसके अंदर जो AIPAC लॉबी है इजराइल की, जो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करती है अपने कैंडिडेट्स के ऊपर, वो सारे के सारे हार चुके हैं। तो कोई 60 to 80% जो वहाँ का एडल्ट तबका है और जो एडल्ट फ्रेंचाइज है अमेरिका की, वो सारे के सारे खिलाफ हैं इजराइल के। उनके खिलाफ एक नेगेटिविटी इजराइल की पब्लिक के अंदर तो आ चुकी है, थैंक्स टू द अल्टरनेट मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक ये नहीं होने दिया था। और दूसरी जो डोमेन है वो वहाँ की एग्जेक्टिव डोमेन है, कांग्रेस के अंदर और अमेरिका के और इजराइल के ताल्लुकात हैं, जिसके अंदर आप देखें JD वैंस जो है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल के खिलाफ आपको उनकी स्टेटमेंट्स नजर आती हैं। और वो पब्लिक को खुश करने के लिए एक जो नवंबर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं मिड टर्म, और दूसरी तरफ जो मार्को रूबियो है वो उस इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए स्टेटमेंट देता हुआ आपको नजर आ रहा है। और मशरिक वस्ता के अंदर जिस तरह के उसके बयानात रहे हैं, तो ये गुड कॉप बैड कॉप वाला काम एक ही वक्त में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने शुरू किया हुआ है, ताकि जो दोनों डोमेन्स हैं वहां से उनको सपोर्ट हासिल रहे और ये जो नवंबर में होने वाले मिड टर्म्स हैं इनके ऊपर जो है एक पॉजिटिव इनके जो असरात हैं वो मुरतब हों। और फिर उसके बाद जब मिड टर्म का जो फेज और चैलेंज गुजर जाएगा और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप सर्वाइव कर जाता है, तो अल्टीमेटली फिर आप देखेंगे कि दोबारा से, और इधर से लेबनान के अंदर फौज की मौजूदगी इजराइल के अंदर भी, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर वहां पे इजराइल की फौज मौजूद रहती है तो ये लेबनान की डील बुनियादी तौर पर इजराइल और अमेरिका के जो दोनों रजीम है डोनाल्ड ट्रंप के और इधर से नेतन्याहू का जो रजीम है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और सियासी तौर पर बेचने के लिए एक बहुत अच्छा सौदा है। और अगर लेबनान की डील के ऊपर फौज को इनखला करना पड़ जाता है लेबनान के अंदर से, तो फिर इजराइल के अंदर नेतन्याहू के लिए बहुत ज्यादा सियासी तौर पर चैलेंजेस दरपेश होंगे, उसकी सियासी और मौत दूसरी तरफ हो सकती है और उसके लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो फ्रीज असासे हैं उनकी बहाली 3 अरब डॉलर के ऊपर एग्री, 3 अरब डॉलर अमेरिका देगा मुख्तलिफ अंदाज में, कमोडिटीज़ की सूरत में या फिर उनकी ख़रीदारी के अंदर उनको मुआवनत की सूरत में। 300 बिलियन डॉलर्स अरब ममालिक देंगे तामीर नौ की सूरत में। तो ये जो टाइम फ्रेम है, अगर ये स्मूथली गुजर जाता है और ये सारे फ्रीज असासे या कुछ पाबंदियाँ उन पर हट जाती हैं, तो ये ईरान के पास भी तो एक बेहतरीन वक्त होगा ख़ुद को रिबिल्ड करने का। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दुनिया अपने जो ऑयल की कमी है या दीगर मामलात हैं उनको नॉर्मलाइज कर सके, तो ईरान भी तो अपने आप को रिबिल्ड कर सकेगा, और ये फिर उसके मुखालफिन के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। देखिए, ईरान जो है वो अभी तक बहुत आलमी कीमतों के ऊपर जो है वो मिलियंस ऑफ बैरल जो है ऑयल डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है, बढ़ चुकी हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, चीन है, इंडिया है, जापान है और मुख्तलिफ दुनिया के जो ममालिक है वहाँ पे जो उनके फ्रोजन है, ये बुनियादी तौर पर चीन के एसेट्स हैं, ये कोई इमदाद नहीं है, ये चीन के पैसे हैं जो वहाँ पे फ्रीज किए हुए हैं और अल्टीमेटली ये चीन को वापस करनी है। तो इस तनाजुर में पहले आपने देखा कि 24 बिलियन की बात हो रही थी, उसके बाद फिर ये कहा गया कि 12 बिलियन तक, और फिर 6 बिलियन से, और आज जो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कतर के रास्ते से जो है वो 3 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो इशू किए जाएंगे ईरान को। और अगेन इसको कंडीशनल किया हुआ है अमेरिका ने कि जो ईरान हमें एक प्रपोजल देगा कि उसको किस मद में ये पैसे चाहिए हैं, और जो जिस तरीके से 2022 के अंदर जो बाइडन के दौर के अंदर इस तरह का एक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान बना था कि कतर के रास्ते से एक जो शीट है वो दी जाती थी कतर को कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और इसके लिए हमें पैसा चाहिए, जिसके अंदर मिलिट्री की इक्विपमेंट नहीं होते हैं, मतलब अद्वियात आपको चाहिए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो उन चीज़ों की एक फहरस्त दी जाती है कतर को। कतर उसको वाशिंगटन तक पहुँचाता है, वाशिंगटन उसको अप्रूव करता है और फिर कतर को कहता है कि आप इनके इतने एसेट्स जो हैं इनको वापस कर दें। तो इस तरह का जो एक मैकेनिज्म है वो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है दोनों ममालिक के दरमियान में। और 3 बिलियन जो डॉलर हैं वो अभी आज में या हो चुके हैं या आजकल में होने वाले हैं जो ईरान को मिल जाएंगे, और अल्टीमेटली ईरान की इकोनॉमी के अंदर, लेकिन जो
जो 300 बिलियन डॉलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो तबाह हुआ है ईरान का इस जंग के अंदर। तो ये 3 बिलियन डॉलर या 400 बिलियन डॉलर भी उसकी भी कोई औकात नहीं है बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन बहुत के कम अंदर। है और फिर देखना ये है, रीबिल्ड करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और फानी फिर साहब आप। जी जी मुकम्मल और कर फिर लीजिए। ये भी हमने देखना है कि क्या 45 दिन तक के बाद कहीं दोबारा से कोई नया एडवेंचर तो शुरू नहीं हो जाता कि दोबारा से अभी इन पैसों को भी आप रिकंस्ट्रक्शन के भी काम शुरू करते हैं और दोबारा से आपको एक जंग की तरफ जाना पड़ जाए। तो इस तरह से मेरा ये ख्याल है कि 45 ये जो दिन रह गए हैं, ये कोई मेरा ख्याल जुलाई 18 तक जो है ये प्रॉबली चलेंगे। तो उसके बाद अब देखना ये होगा कि क्या ये सूरत हाल जंग की तरफ वापस जाती है या ये फिर सस्टेन करता है सुकून इस दुनिया का मुकद्दर ठहरता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इरफान फानी साहब। पाकिस्तान ने इसमें अहम किरदार अदा किया। 2 मुब्तला ममालिक को मेज़ के ऊपर लेकर आया। मुज़ाकरात का सिलसिला MOU पर दस्तखत हो चुके हैं। अब दोनों एक दूसरे को आजमा रहे हैं। हल्की फुल्की नोकझोंक भी चल रही है, हमले भी चल रहे हैं। और जिस तरह से हम आगाज़ में बात कर रहे थे कि एक अहम मरहला इस वीकेंड पे उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन का, नमाज जनाजा, दुनिया भर से मंदूबीन आएंगे। बखैर आफियत सारे मामलात हों, हम इस चीज़ की उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। बिल्कुल तमाम रसूमात अच्छे तरीके से अदा हो जाएँ और किसी किस्म की कोई शरारत स्पॉलर की जानिब से ना की जाए। हम इसके लिए पुरुमीद हैं, दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इरफान फानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक। आप कहीं मर जाएगा, दीगर अहम इश्यूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी बात कर लेते हैं, आज प्लास्टिक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उससे आगाही का। बुनियादी तौर पे प्लास्टिक आज के दौर का एक ऐसा खामोश कातिल बन चुका है जो कि ज़मीन हो, समुंदर हो, जंगलात हो या जंगली हयात, इंसानी सेहत को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी खतरे से आगाही पैदा करने के लिए हर साल जुलाई को दुनिया भर में प्लास्टिक फ्री जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को बताया जाए इसके नुकसान क्या हैं। बिल्कुल। और 3 जुलाई का दिन इसके लिए मुंतखब किया जाता है। खुसूसन प्लास्टिक की थैलियों से इज्तनाब की तरगीब दी जाती है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि दुनिया में हर मिनट तकरीबन 10 लाख प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जबकि समंदरों में पहुंचने वाले कचरे का तकरीबन 80% हिस्सा प्लास्टिक पर मुश्तमिल है, जिसमें पानी की बोतल्स होती हैं, जूस के बॉक्सेस होते हैं और पॉलीथीन बैग्स होते हैं, रैपर्स होते हैं डिफरेंट अशिया के। तो इसको डिस्करेज किया जाता है पूरी दुनिया में। इसीलिए माहिरीन भी हमें खबरदार करें कि अगर यही रेशो बढ़ती रही यूं ही, तो एक तो हम जो समुद्री तमाम ऐसे उसमें रहने वाली शरात हैं, मछलियाँ हैं, इंसेक्ट्स हैं या जो भी और चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, वो सब की सब आबी जो जानवर हैं वो भी इससे नुकसान में हैं, उनकी जानें भी इस वक्त जा रही हैं और बहुत ज़्यादा हमें जो है वो सामना करना पड़ रहा है ज़मीन के ऊपर भी इन खतरात का। तो इस प्लास्टिक को किस तरह से कम किया जा सकता है, अपनी ज़िंदगियों से किस तरह से माइनस किया जा सकता है, इसी पर बात करने के इजाज़ अहमद माहिर माहौलियात हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, हम बात हर साल करते हैं कि प्लास्टिक फ्री बनाना है पाकिस्तान को भी, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर बात होती है, लेकिन पाकिस्तान को स्पेशली अगर हम बात करें तो हम हमेशा ये स्लोगन चलाते भी हैं और बात भी इस पर करते हैं कि प्लास्टिक फ्री बनाया जाए पाकिस्तान को। क्या मुमकिन है? क्योंकि हर चीज़ तो प्लास्टिक की बनी हुई है। हम घर में इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल बॉक्सेस देख लें, पानी की बॉटल्स देख लें, या फिर बाहर से आप कुछ चीज़ पैक करवा के लाते हैं तो वो भी प्लास्टिक के बर्तनों में आता है। एक तो हमें प्लास्टिक वैसे ही जहर की तरह अंदर से निगल रहा है, लेकिन दूसरा हमारी तमाम की तमाम जो दुनिया है, जो हमारी माहौल है, उसको भी ख़राब कर रहा है। तो क्या इससे वाकई निकला जा सकता है? अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में तो नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया है कि हर चीज़ जो है, अब दूध हो या पानी की बोतल जो हम लेते हैं वो भी प्लास्टिक है, जो सब्ज़ी लेते हैं वो भी प्लास्टिक है। हुकूमत ने एक शहर में कोशिश की थी, इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा हद तक, लेकिन वो भी जो है वो इतना जुर्माने वगैरह भी किए, नहीं हो सका। असल में शायद इसकी एक वजह ये भी है कि जो अब इतनी बड़ी ये सनत बन गई है, इससे मुंसलिक हज़ारों नहीं लाखों लोग जो हैं वो रोज़गार जो है उनका वो बन गया है। तो वो बग़ैर सोचे समझे वो ये चीज़ें बन रही हैं, ये नहीं पता, जिस तरह आपने कहा कि ये जो एक कातिल जो है वो बनता जा रहा है। अच्छा, प्लास्टिक का जो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि ये बाकी चीज़ें जो है ना वो कुदरती तौर पर उसका निज़ाम मौजूद है कि डिग्रेडेशन का एक प्रोसेस होता है। जो आप फल सब्ज़ी ये जो कुछ भी खाते हैं, छिलके फेंकते हैं, वो खुद ब खुद जो है ना वो 10 दिन 15 दिन में वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारे हशरियात हैं और परिंदे हैं जो खाते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है वो इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, और जो है ये 1000 साल तक का जो है बहुत से ऐसे प्लास्टिक हैं जिनके बारे में कहा जाता है 1000 साल तक भी डिग्रेडेशन जो है
वो नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है अगर हो भी। तो वो एक चीज़ जो 1000 साल तक एक माहौल में रहेगी, वो ज़ाहिर है वो उसके और उसकी कोई वैल्यू अदरवाइज़ नहीं है। या तो ये होना कि किसी खाने में किसी की चीज़ के किसी ना किसी उसमें काम आए, वो भी नहीं है। तो वो एक चीज़ जब इस्तेमाल हो गई वो ज़ाया हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। हाँ, अलबत्ता अब काफ़ी हद तक जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऐसी बन गई हैं जिन्होंने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया है। वो एक मुस्बित मैं समझता हूँ पहलू है कि इस रिसाइकलिंग के अमल को किस तरह से मज़ीद इफेक्टिव बनाया जा सकता है आपके ख्याल में, और क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में इसको मुकम्मल तौर पे तल्फ करने का भी कोई निज़ाम बन सके, ताकि इसका इस्तेमाल, तो लगता है कि हमें कोई और नेमल बदल इसका नहीं मिल सकता, अगर मिल सकता है तो आप उस पर रोशनी डालिए। असल में वही वजह है जिसकी वजह से ये इस्तेमाल, चूँकि इसका नेमल बदल इतना आसान नहीं है। पहले ये होता था, अब हमारे यहाँ इंसान जो है ना कहीं पे भी आसान पसंद होता है। अगर उसको एक जगह पे पैदल जाना हो और उसको गाड़ी का ऑप्शन हो तो वो गाड़ी पे जाना पसंद करेगा। इसी तरह हमारे यहाँ ये कन्वीनियंस है कि वो जो प्लास्टिक का जो थैला है वो चूँकि मिल जाता है दुकान से या मार्केट से, तो वो लोग जो हैं आसानी से उसको इस्तेमाल करते हैं। कपड़े का थैला ले जाना पड़ता है तो वो उसके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। जी, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिससे रिसाइकलिंग के हवाले से इस्लामाबाद, लाहौर में काफ़ी इंडस्ट्री ऐसी है जो बेस करती है उस प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स के ऊपर। और अभी तो लोगों ने टाइलें बनाना शुरू कर दी हैं प्लास्टिक की, और घर जो हैं ये जो चौकीदार वगैरह जो गार्ड्स होते हैं उनके जो हट्स बने हुए हैं वो जो प्लास्टिक की चीज़ों से बनना शुरू किया। पार्टीशन वॉल जो है जी मिक्स होता है, उसमें कुछ जो है प्लास्टिक होता है। लेकिन एक दो चीज़ें जो बहुत अहम है, एक तो ये कि जाहिर है कि प्लास्टिक में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है ना वो पहुंचाता है कि एक बार आपने लिया और इस्तेमाल किया और फेंक दिया, वो इतना हल्का होता है, वो हवा में, कल बल्कि परसों आंधी जब आई थी, बारिश हुई थी, पेशावर की एक किसी ने क्लिप भेजा था, तो उसमें वो ऐसे लग रहा था जैसे मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ जो हैं वो प्लास्टिक के बैग ऐसे उड़ रहे थे जैसे प्लास्टिक की मक्खियाँ जो वो शहद की मक्खियाँ जो हैं। एक तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बहुत खतरनाक है। दूसरा ये है कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, एक तो प्लास्टिक है, फिर माइक्रो प्लास्टिक है। जो पानी की बोतल आप लेते हैं, जो कोक या कोई जो भी सॉफ्ट ड्रिंक आप पी रहे हैं, वो प्लास्टिक के बोतल में आती है। डॉक्टर साहब, ये कितना नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी खाने पीने की अशिया में और ख़ासतौर पर गर्म मशरूबात हों तो वो हमारी सेहत के लिए कितना तबाहकुन है? ये सेहत के लिए दो तरह तबाहकुन है। एक तो माइक्रो प्लास्टिक की जो नौयत है उसके ऊपर ये होता है कि चूंकि ये प्लास्टिक है और ये डाइजेस्ट नहीं होता, अगर ये हम इनटेक करते हैं पानी की सूरत में, ये हमारे स्टमक में एक्यूमुलेट होता रहता है और अल्टीमेटली जो है ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो आपके लिए फिर आपकी सेहत को जो है वो उस पर असरअंदाज हो। दूसरा जो इसका जो मुज़र असरात जो एक और जो है वो यही है कि चूंकि ये इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी कूड़ा वूड़ा इकट्ठा होता है उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं। तो जब वो बर्न करते हैं उससे जो गैसेस जो हैं और बहुत ही ख़तरनाक गैसेस हैं, जिस तरह जो है फ्यूरॉन्स है, डाइऑक्सिन्स हैं जो कि लीथल हैं, कैंसर कॉजिंग जो हैं वो गैसेस हैं। अच्छा फानी साहब, सॉरी डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें आप हमारे आम नाजरीन के लिए कि अगर हम इसका नेमुल बदल कोई इसका ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करें तो क्या बेटर ऑप्शन हो सकती है? ग्लास बहुत महंगा है वैसे भी, तो क्या ग्लास की ऑप्शन हो सकती है कि उसको इतना आप आसान बना दें लोगों के लिए ख़रीदना, या उसकी प्राइजेज़ इतनी कम की जा सके, या फिर दूसरा टिन पैक होते हैं उसके मुतबादल में वो आ सकते हैं, पानी की बॉटल्स टिन पैक में तब्दील हो सकती हैं, पॉलीथीन बैग्स को ख़त्म किया जा सकता है, बहुत कुछ है जो किया जा सकता है ताकि हमारे आने वाली नस्लों को तो एटलीस्ट बचाया जा सके। हम जो जहर अपने अंदर उतार रहे हैं उससे अपने आने वाले बच्चों को तो बचाया जा सकता है। तो ऑल्टरनेट पे अगर हम जाना चाहें तो मैसेज क्या है, किस तरह से जाया जा सकता है और कौन से ऑल्टरनेट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ये कहा। देखें, अगर तो वो खाने पीने के हवाले से बात कर रहे हैं तो फिर तो यही है कि जैसे जो ग्लास है, टिन पैक है, ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल आप कर सकें। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा मरतबा आप इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने ऑफिस में जो सैलड लेकर जाता हूँ वो एक शीशे के जो है ना वो बाउल में लेकर जाता हूँ और वो उसको इस्तेमाल करता हूँ। और इसी तरह जो सबसे ज़्यादा
इस्तेमाल होता है वो शॉपिंग जब हम करने जाते हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो वो जो प्लास्टिक है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो उसके लिए गाड़ी में अगर कोई एक छोटा सा थैला रख लें, जो कि जिस वक्त, और मैंने तो ये रखा हुआ है और बड़ी कन्वीनियंट है, बड़े आराम से इस्तेमाल, दुकान पे जाता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ और वापस जो है ना दोबारा गाड़ी में रख लेता हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, आदत जब आपकी बन जाएगी तो वो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, और जब तक हमारी गवर्नमेंट इसकी अवेयरनेस नहीं फैलाती है, हम इंडिविजुअली अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं, तब तक शायद ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और हम जहर की सूरत में प्लास्टिक को अपने अंदर उतारते रहेंगे। हमारे आम जो यूज़ के शॉपिंग पॉलीथीन बैग्स हैं वही हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, और हम अपने हर बच्चे को हाथ में पकड़ा देते हैं। हम फ्रूट्स खरीदने जाएँ, सब्ज़ी खरीदने जाएँ या कोई शॉपिंग करने जाएँ तो हमें अपने पास एक कपड़े का थैला रखना होगा। ये कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द को, अपने माहौल को साफ रखने की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं। और हमारे बड़े भी ऐसा करते थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे फोरफादर्स, वो इसी तरह से। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? फरमाइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत अहम जो बात है, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना, ये जो जितनी भी मरीन लाइफ है के लिए ये जेलीफिश के तौर पर नजर आता है। तो जब वो जो प्लास्टिक बैग को जब वो देखते हैं तो वो खाने की कोशिश करते हैं, जेलीफिश समझ के। तो वो जो है, और समुद्री हयात को इससे बहुत खदशात और ख़तरात लाक हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाज़ अहमद साहब ने बहुत तफसील से रोशनी डाली है। सिर्फ हुकूमत डंडे के ज़ोर पे इम्प्लीमेंट करवाए इससे बात नहीं बनेगी, हमें भी कंट्रीब्यूट करवाना होगा, हमें अपने आप को और आने वाली जनरेशंस को भी इससे महफूज करना। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपकी हिम्मत जाएगा। दीगर हम इश्यूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर के चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में शदीद गर्मी के पेश नज़र जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी समर गाइडलाइंस नाफिज कर दी गई हैं। मुझे लगा समर कैंप का इनेकाद किया गया है। नहीं, समर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और लाहौर चिड़ियाघर के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि लाहौर चिड़ियाघर में ठंडक, साफ पानी, तिबी सहूलियात और दीगर जो हिफाजती इंतजाम हैं वो जो कि बहुत ही खुशाइंद है, क्योंकि इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेहाल हैं गर्मी की वजह से, और उनकी मुश्किलात की या उनकी परेशानी को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, दीगर सूबों को इस पर गौर करना चाहिए, बल्कि इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो हमारे नुमाइंदे राना वहीद मौजूद हैं लाहौर के चिड़ियाघर में, और क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं तो वहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर धड़ाधड़ पहुँच रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर भी उनके हमरा होंगे, तो राना वहीद बताएगा क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किन किन जानवरों के लिए क्या क्या सहूलियात वहाँ पे मुहैया की जा रही हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लाहौर समेत जो है पंजाब भर के अंदर जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है चिड़ियाघर जो हैं वहाँ पे, और जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक समर गाइडलाइन जो है उसके लिए एक मरासा लिखा था, और उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट भी जो है कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर ज़ू के अंदर। यहाँ पे मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या एक गाइडलाइन जो है समर गाइडलाइन जो इम्प्लीमेंट की हैं। डॉक्टर साहब, जो चूँकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, जानवरों के लिए बर्ड्स एनिमल जो हैं यहाँ पे आपके पास, उनको क्या क्या समर गाइडलाइंस में आता है जो आप फ्राहम कर रहे हैं? जी, हमारी प्रॉपर समर अरेंजमेंट्स होती हैं, जिसके ऊपर हमारी पूरी वेटरनरी टीम है जो एनिमल की फूड पैटर्न से लेके उनके जो हैबिटेट हैं उनके अंदर वो चेंजेस सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं समर अरेंजमेंट के हवाले से बात करूं, फ़ैन्स हैं, सीलिंग फ़ैन्स हैं, ब्रैकेट फ़ैन्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, इसके अलावा एयर कूलर्स हैं, आप देखेंगे हर केज के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। फिर कुछ टाइम के बाद जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो हम आइस ब्लॉक्स ऐड करना शुरू कर देते हैं, ताकि एनिमल के ऊपर जो एक हीट स्ट्रेस आता है उससे वो कोप कर सकें। रिसेंटली हमने सीनियर मिनिस्टर और हमारे सेक्रेटरी साहब और DG वाइल्ड लाइफ की हिदायत के ऊपर आइस लॉलीज़ होती हैं, इसके अंदर बर्फ़ के अंदर हम इनके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके उस एनिमल को देते हैं, जिसमें मंकीज़ हैं, बेयर्स हैं, इसके अलावा जिराफ है, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ताकि किसी भी तरीके से एनिमल के ऊपर स्ट्रेस ना आए। इसके साथ उनका डाइट पैटर्न, वो डाइट ऐड की रहती है जो रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, पानी का कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, ORS, ग्लूकोज, वाइटामिन्स, ये सप्लीमेंट्स हम इनकी डाइट में एज अ मिनरल एडिशन करते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ केजेस के अंदर भी, जैसे आपने कहा कूलर्स हैं, उसके स्प्रिंकलर उसके साथ ही अटैच किए होते हैं कि उसको वक्त ज़रूरत चलाते हैं। जी, जिस तरह टाइगर सेक्शन है, टाइगर सेक्शन में एयर कूलर अलग हैं, और जो स्प्रिंकलर्स हैं वो जिस वक्त हीट का जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा होता है उस वक्त स्प्रिंकलर्स ऑन कर दिए जाते हैं। और हर एनिमल, हर स्पीशी टू स्पीशी टेम्परेचर वेरिएशन जो है उसके अकॉर्डिंग वो अरेंजमेंट्स वो वेरी करती हैं, मुख्तलिफ होती हैं।
तो इसमें जो आम विजिटर हैं उनके लिए भी कोई इस तरह का अरेंजमेंट किया बहुत जाता है कि शुक्रिया। समर के बाद? हमारे साथ मौजूद थे राना वहीद और वेट कर रहे थे। बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे जो इंजॉय करने के लिए जाते हैं ज़ू में, और ज़ू के जो जानवर हैं वो गर्मी की वजह से अंदर छुप जाते हैं, इसलिए उनको महफूज रखने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी का हमारा टॉपिक जो कि हम सबसे जुड़ा हुआ है, और वो टॉपिक है गर्मी में पसीना बहुत आता है अंडर आर्म्स में, आपकी पूरी बॉडी में, और फिर स्मेल आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को तो मुंह की स्मेल का भी सामना करना पड़ता है, कुछ लोगों को बॉडी की स्मेल का सामना करना पड़ता है, तो ये अक्सर परेशानी का बायस भी बन जाता है। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शेक करता है, और फिर आप किसी के साथ बैठते हुए झिझकते हैं, आप बात करते हुए झिझकते हैं, और इसके लिए बहुत सारे घरेलू टोटके भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर हाइजीन का सही से ख्याल रखा जाए, अच्छे से नहाया जाए, अपनी बॉडी को अच्छे से वॉश किया जाए, और पसीना अगर आपको आ भी रहा है तो अपनी नहाना नहीं है, आपकी बॉडी को आप वॉश कर सकते हैं। गले से नीचे नीचे तक अगर बॉडी वॉश हो जाती है तो भी मेरे ख्याल में क्लीन और साफ़ रहती है। तो इसके लिए क्या कुछ करना होगा, ये सब आज हम जानेंगे। बिल्कुल, हकीम साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं। हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हकीम साहब, आपको वेलकम कहेंगे। और ये मामला सभी के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ लोगों के साथ कुछ ज़्यादा है। एक तो वो कुछ आदतन होते हैं ना, कुछ नहाते ही नहीं हैं, और सिर्फ ईद के ईद नहाएंगे, या साला साल उनको आप इंतज़ार ही करते रहते हैं। घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए, खुराक से लेकर लगाने पहनावे तक, जिससे हम पसीने की बदबू से छुटकारा हासिल कर लें? रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, ये बहुत बड़ा मसला है, और सफाई के बारे में बेहतरीन हदीस है कि सफाई ईमान का मेन जूज़ है, निस्फ़ ईमान। बिल्कुल। और इसमें देखें, सफाई अगर आपकी नहीं है, इसमें अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, या आपको पसीना आ रहा है, खुद भी इरिटेट होती हैं, और साथ साथ जो साथ वाला बंदा है, आपकी पर्सनैलिटी जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, अच्छा लिबास पहना हो, खूबसूरत हो, लेकिन अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, या आपके पसीने से स्मेल आ रही है, तो इससे आपकी वो खूबसूरती सारी मांद पड़ जाती है। सामने वाला बंदा या तो आपसे सही तरीके से बात नहीं करेगा, या थोड़ा सा घबरा के बात करेगा, आप खुद भी इरिटेट होंगे। तो इसलिए इसके बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है, अस्सिवाकु मतहरतुल लिफ़मी व मरज़ातुल लिरब, यानी कि मिसवाक मुंह को पाक भी करती है और रब को राज़ी भी करती है। अब मिसवाक बेहतरीन चीज़ है मुंह को साफ़ करने के लिए, इससे मुंह की बदबू होगी नहीं, क्योंकि जब आप पाँचों टाइम मिसवाक करेंगे, या कम अज़ कम सुबह शाम ही मिसवाक करेंगे, तो मुंह आपका बिल्कुल साफ़ रहेगा। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक मुंह के साथ है। अगर आपने मिसवाक नहीं की रात को सोते वक्त, जो आपने खाना खाया है उसके जर्म्स आपके मुंह में रहेंगे, उससे क्या होगा, ताफुन पैदा होगा, बाज़ुकात उससे फिर रेशा पैदा हो जाता है, फिर उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है। आपकी इस बात से हकीम साहब याद आया कि वो जो वाक़या है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत फरमाने का, आखिरी जो उनका अमल था जाने से पहले, इस दुनिया से कूच करने से पहले, अल्लाह ताला से मुलाकात करने से पहले, उन्होंने मिसवाक मंगवाई, और फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको अपने, क्योंकि उनके इतना उसमें सकत नहीं थी, तो उन्होंने अपने मुंह से उसको नरम करके नबी पाक को दिया। तो ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात पे से तो कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कोट की है, और ये आजकल की नस्ल को इसको समझना चाहिए कितनी ज़रूरी है। बल्कि ये इतनी ज़रूरी थी कि अगर कुछ दफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक ना करते तो ये नमाज का हिस्सा होता, रब से मुलाकात, और बिल्कुल ज़रूरी समझा उन्होंने। और देखें, जब आप रब के साथ ताल्लुक़ कायम करने जाते हैं नमाज के लिए, तो उसके लिए इतना ज़बरदस्त है कि रब भी पसंद नहीं करता कि आपके मुँह से स्मेल आए। ठीक है, तो एक इसी तरह बंदे ने सिगरेट छोड़े, तो किसी ने उसे कहा कि यार, जब आप रब के साथ ताल्लुक़ कायम करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, तब भी आपके मुंह से स्मेल आ रही होती है। तो उसने सोचा, मैं सिगरेट पीता हूँ और मैं जब जाता हूँ तो मुंह से तो वाकई स्मेल आ रही होती है। उसने उसी दिन वहाँ पे सिगरेट छोड़ दिए कि मेरे मुंह से स्मेल ना। लहसुन और प्याज खा के मस्जिद जाने से, यानी कि कितनी बड़ी अहमियत है स्मेल की। तो इसको ख़त्म होना चाहिए। और इसमें और भी बहुत बड़ी गलती हैं, जैसे आपने एक बात कही कि अपने आप को वॉश ना करना, ना नहाना। ठीक है, अब नहाने से तबीयत आपकी हशाश बशाश होती है, आप एक्टिव हो जाते हैं और आपकी खूबसूरती भी बढ़ती है। तो इसलिए नहाना चाहिए, क्योंकि बाज़ोकात आपको जब गर्मी में पसीना आता है तो अंडर आर्म में ज़्यादा स्मेल होती है। ठीक है, इसके लिए सादा से तो है कि शब यमानी अक्सर पंसार स्टोर से मिल जाती है। इसका जड़ी बूटी है? नहीं जी, इसका सादा नाम है
फटकड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आपने इतना मुश्किल आप कह अलम दिया। कह देते, फटकड़ी कह देते, हमें समझ में आ जाता। तो ये पहली बार सुना। अच्छा, फटकड़ी ऐसी चीज़ है कि अगर इसको आप नहाने के बाद हल्का सा लगा लें तो इससे भी स्मेल चली जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मुंह की स्मेल को फौरी तौर पे रिलीफ करने के लिए सौंफ और सब्ज़ इलायची मुंह में चबाना शुरू कर दें। आपने कहीं पे भी जाना है, मुंह से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर ख़त्म करने के लिए आप इसका काज ढूंढेंगे, सबब क्या है। अब सबब मैंने आपको बताया कि मुंह के अंदर आपके अगर रेशा है या मसूड़े सोजिश है तो उसका इलाज करें। उसके लिए क्या है कि बेहतरीन सादा हल है कि नमक लें, पानी में हल करके गर्म में उसको अगर कुल्ली की जाए उससे भी मुंह की स्मेल ख़त्म हो जाती है। फटकड़ी अगर पानी में घोल के उसकी कुल्ली की जाए, मैदे का भी तो इससे हाँ, इसके यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए आ रहा हूँ। अब जो भी खाना खाते हैं तो गुजर के कहाँ से जाता है, मुंह से। अब जो ताफुन होता है या अंदर रेशा होता है, बाज़-औक़ात वो लंग्स में जाता है, बाज़-औक़ात वो स्टमक में जाता है। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो मुंह की सफाई नहीं रखते उनको पेट की बीमारी अक्सर आती है और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज़ है, दायमी कब्ज़ का मरीज़ हो और मुंह से स्मेल ना आए या उसके पसीने से स्मेल ना आए और उसको पसीना ज़्यादा ना आए, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बहुत बड़ी निशानी है। जब आपने किसी को चेक करना तो इसका मतलब उसका स्टमक सही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मसला है। तो फिर वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसको ठीक करने के लिए बेहतरीन चीज़ है, पुदीना ले लें, अजवाइन ले लें, सौंफ ले लें और नमक ले लें। सारी चीज़ें बराबर वज़न करके इसका पाउडर बना के रख लें। हाफ़ टी स्पून सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। ये सब कुछ, हाँ जी, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आधा चम्मच ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि इसमें हमारे घरों में अक्सर ये लगी होती है न्याज़बो, इसे कहते हैं, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते बड़े खूबसूरत हैं। तुलसी के पत्ते, पुदीना, सौंफ और सब्ज़ इलायची, अगर इसका कहवा इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बड़ा बेहतरीन है, इससे भी आपकी स्मेल ख़त्म होती है। अच्छा, ओवर ईटिंग भी इसकी वजह हो सकती है कि कोई बहुत ज़्यादा खाता है तो उसकी बॉडी से भी स्मेल आती है, उसके अंडराम से भी, या कोई मुरगन ग़िज़ाएं बहुत ज़्यादा खाता है तो भी उसकी बॉडी से स्मेल आती है। यहाँ पे क्यों सादा ग़िज़ा को पसंद किया गया? अगर आप मुरगन अग़ज़िया इस्तेमाल करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, दूसरा हम फिज़िकली वॉक नहीं करते, एक्टिविटी हमारी फिज़िकली है नहीं जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए। देखिए, खाना आप जो भी खाएं, मैं कहता हूँ कि कम से कम 6 घंटे के बाद कोई खाना खाया जाए, वो भी उस सूरत में अगर आपको भूख लगे। अगर आपको भूख नहीं है तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए। लोग टाइम टेबल देख के खाते हैं, अच्छा सुबह का टाइम हो गया 10 तो अभी नाश्ता कर लें, अब 2 बज गए दोपहर का खाना खा लें, और अब 8-9 बज गए तो रात का भी खा। और आपने जब कहा ना कि 6 घंटे के बाद खाएं तो इशाल ने क्या, ओह, तो बट लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं तो वैसे बहुत कम, मेरी तो टाइम ड्यूरेशन मैंने बहुत लंबा चौड़ा रखा। यहाँ पे सादा से कुलिया, अगर आप मुंह की स्मेल भी और पसीने की स्मेल ख़त्म करना चाहते हैं, सबसे पहला काम ये कर लें, सुबह जब सूरज निकले तब खा लें, ठीक है। उसके बाद जब ग़ुरूब हो तो आखिरी खाना उस वक्त खा रोज़ा रख लें। यकीन करें, इसमें जो लोग पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, क्योंकि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा। अब ये देखें, 3 दिन जब गुजरते हैं आपने रोज़ा रखा तो आपने क्या किया, स्टमक को रेस्ट दे दी, आपकी बॉडी अगर डिटॉक्सिफाई हो गई। और इसमें मैं अक्सर एक ना बताता हूँ, जिगर को डिटॉक्स करने का बड़ा बेहतरीन एक वाटर और घर में बना सकते हैं, और इतना टेस्टी आप पियेंगे तो आप कहेंगे इतना मज़ेदार भी, और इससे स्मेल भी ख़त्म होगी, लीवर भी ठीक होगा और जिगर भी। उसमें है सादा सी चीज़ें। पुदीना ताज़ा आम मिल जाता है अच्छा वाला, पुदीना ले लें, और उसके बाद गुड़ ले लें, गुड़ को छोटा छोटा कर लें। वैसे तो शक्कर भी ठीक है, लेकिन शक्कर अक्सर सही मिलती नहीं है, तो आप गुड़ को लेकर उसको भी अच्छा वाला पीस कर लें। उसके बाद उसमें जितना का आपने पानी पीना उतना पानी डाल लें, फिर उसको ग्राइंड करें। उसके बाद उसमें गुड़ और पानी, और इसमें थोड़ा सा आपने लेमन निचोड़ना है और थोड़ा सा नमक। यकीन करें, इतना कमाल का है। आप बेशक अपनी बोतल भर के साथ लें और वो पीते रहें। घर में आप ये फौरी तौर पे आपको ठंडक भी पहुंचाता है जिगर के लिए, क्योंकि इससे यूरिन ज़्यादा आके आपका जिगर ज़बरदस्त वर्किंग शुरू करता है। क्योंकि सफरा बहुत बढ़ती है, क्योंकि आप देखें पसीना कब आता है, ज़्यादा आपको जब गर्मी आती है, तो इस गर्मियों में क्या होता है, सफरा बढ़ जाता है। और बाज़ औक़ात शुगर भी इसका बहुत बड़ा सबब है। लोग और इलाज करवाते रहते हैं, मुंह से स्मेल नहीं जाती, शुगर की तरफ ध्यान नहीं होता। जब शुगर भी आपकी बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक तो हकीम साहब, जिस तरह से आपने कहा कि गर्मियों में कुछ बच्चों को, कुछ बड़ों को, सर्दियों में भी ये मसला होता है दरपेश कि बॉडी से स्मेल आती रहती है, और एक और चीज़ पाँव से स्मेल आना। अब किसी के पाँव की स्मेल इतनी गंदी होती है कि आप बेचैन हो जाते हो, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, दिमाग मेरा तो उड़ ही जाता है, समझने की सलाहियत नहीं रहती।
पाँव की स्मेल जो है, इससे अब वो बंदा कमरे में इंटर हो जाए ना, हाँ जी, तो पता लगता है वो आ गए हैं। आ गया तो बैठना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाजू का तो सॉक्स उतारे, बाजू का सॉक्स ना भी रखे साइड पे तो पता चल जाता है। नहीं तो घर में ऐसा भी होता है, बाजू का किसी की सॉक्स पड़ी हो तो पता चल जाता है फलां की है सॉक्स। एग्जैक्ट। तो इसमें बड़ा बेहतरीन सादा सा, एक तो नीम के पत्ते और बेरी के पत्ते, इनको पानी में उबाल लें। उबालने के बाद इसमें नमक डाल के थोड़ी देर तक पाँव इसके अंदर रखें, ओके, और उसके बाद पाँव की स्मेल हो, आपके अंडरआर्म में स्मेल हो, तो बड़ा सादा एक नुस्खा है, बड़ा सादा सा। नमक, ये साल्ट जो है बारीक वाला, जो हम देसी नमक लेते हैं डली वाला, उसको पाउडर कर लें। उसके 1000 mg के कैप्सूल भर के एक कैप्सूल रोज़ाना खाएं। और सिर्फ नमक नहीं, एक हाँ जी, एक आपको और बताऊं, अगर खून के अंदर गाढ़ापन है तो ये खून की सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, ब्लड प्रेशर का इलाज है। अगर आप हाँ जी, अगर आपका कोई किडनी का इशू है, सीकेडी पेशेंट है, सीकेडी पेशेंट है, या क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ा हुआ, तो फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अदरवाइज़ ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, और नुस्खा कोई भी आपको किसी प्रोग्राम में बताया जाए तो उसका मकसद होता है कि आप इसके ऊपर अमल करें। लेकिन अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई ऐसा मसला है, तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। ठीक है, इससे पाँव की स्मेल भी चली जाएगी, बिल्कुल। इससे आराम की स्मेल भी चली जाएगी, बॉडी की, मुंह की सारी स्मेल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और अच्छा, हम लोग घरों में कहते हैं कि अर्के गुलाब पड़ा हुआ है, अर्के गुलाब पानी में डाल के नहा लें जी, उससे भी ठीक हो जाएगा। फटकरी को, जैसे आपने पहले कहा, फटकरी को पानी में डाल के नहा लें, उससे भी ठीक हो जाएगा। तो क्या ये वाकई टोटके काम करते हैं? और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जिस तरह आपने नीम और आपने बात की है कि क्या बेरी के पत्ते। बेरी के पत्ते। अच्छा, इसमें जो आपने अर्के गुलाब बोला, अर्के गुलाब इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप कोई और चीज़ ना लें तो सिर्फ अर्के गुलाब आपकी पूरी बॉडी की स्मेल को ख़त्म करता है, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, आपके जिगर के अंदर जो गर्मी है, जो सफरा की वजह से, गर्मी की वजह से स्मेल आ रही है, उसको भी ख़त्म करता है। फिर मैं समझता हूँ इस मौसम में अर्के गुलाब आपके घर में होना चाहिए। आप पूरे दिन में, आप अगर आपने कूलर रखा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ, तो उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल दें। उससे एक तो आपके पीने के लिए भी, पीने के लिए, अब आपने वो पूरा आपका एक कूलर, फैन वाला कूलर नहीं फैन वाला कूलर नहीं, पानी वाला पानी कूलर। वाला वो। अच्छा, फैन वाला डालेंगे तो और अच्छा है, पूरे घर में पूरे खुशबू घर में आएगी। खुशबू आएगी। ठीक है, लेकिन ये पानी पीने वाला, अगर आप बोतल कोई आप लेके आते हैं, उसमें थोड़ा सा डाल लिया करें। इससे एक तो खुशबू आएगी आप में से, दूसरा ये पसीने की बदबू को भी ख़त्म करता है, प्लस गर्मी नहीं होने देता। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर गर्मी होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं कि पसीना ज़्यादा आने की वजह से भी कमज़ोरी, नकाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब भी आपको पसीना ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब ये आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही है, सुस्ती काहली में जा रही है। ठीक है, जैसे आपका इसी मौसम में 40 सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो नमकियात की कमी हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे भी अर्के गुलाब बड़ा काम। हकीम साहब, जिस तरह वजूहात पे हम बात कर रहे हैं कि बदबू आने की वजूहात क्या हो सकती हैं, तो पानी कम पीना भी तो एक वजह हो सकती है। बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं तो इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासर होता है। जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो उससे आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स भी होती है। अक्सर मैं कहता हूँ आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो सिर्फ पानी, डेली आप गिन के 15 गिलास पानी पीना शुरू कर दें, आप 15 दिन के बाद रिपोर्ट करवा लें, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाएगा। यानी कि एक पानी का किरदार इतना बड़ा है कि बीमारी को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम सादा ग़िज़ा पे आए। सादा ग़िज़ा में देखें, जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो रब ने कितनी ज़बरदस्त चीज़ें भेज दी हैं। उसमें सबसे पहले हमारे अवाओ अजदाद क्या करते थे, सत्तू ला के घर रखते थे। सत्तू और शक्कर, ये भी मुंह की स्मेल और पसीने का इलाज है और गर्मी का तोड़ है। उसके बाद ऐसे मतलब दलिया, जो बेहतरीन चीज़ है आपकी पूरी बॉडी के लिए। फिर उसके बाद गूंद कतीरा, बालंगू, फिर कच्ची लस्सी इस मौसम में इस्तेमाल की जाए। ये ऐसी चीज़, वो जो तुखमलंगा होता है, हाँ जी, जिसको आसान अल्फाज में बताएं, हमारे सुनने वाले भी परेशान हो जाते हैं। गलत नाम यही है ना, तो वो असली अच्छा, नाम इसमें ना तुखम बालंगू भी कहते हैं, तुख मलंगा भी कहते हैं, इसको छमछम भी कहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ छमछम नाम आपने से। एक नई चीज़। हाँ, ये छमछम जो है इतना कमाल है। छमछम से आप अपनी बॉडी में इतनी ज़बरदस्त एनर्जी पैदा कर सकते हैं। इस मौसम में ऐसे लोग जो पसीने के साथ साथ नकाहत, कमज़ोरी, सुस्ती काहली, ये हकीम साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। अब गर्मी का मौसम है, हम तोड़ ढूंढ रहे हैं पसीना आने की वजह से कि किस तरह से बदबू से बचा जा सकता है। तो आप लगे हाथों फिर 2-3 ऐसे मशरूबात भी बता दीजिए जो आसानी से बन जाएं, गर्मी का तोड़ भी हो जाए और पसीने से अच्छा, इसमें छुटकारा मिल जाए। इसमें एक तो सबसे पहला शरबत इलायची को कभी ना भूलें। शरबत इलायची इतना कमाल है कि शरबत इलायची का आप एक गिलास पी लें, फौरी तौर पे आपका जो तस्कीन है, एक तो मुफर्रे कल्ब है,
मुंह से खुशबू आना इसकी शुरू हो तरकीब जाएगी। भी बता देना हाँ साथ-साथ। तरीका यहाँ से सबसे पहले इलायची का शरबत आपने बनाना है। इलायची ले ली आप 50 ग्राम, इलायची 50 ग्राम ले ली। अब आप उसमें 3 बोतल बनाना चाहते हैं तो उसको आप अच्छी तरह थोड़ा सा दड़फड़ करके उसको पानी में भिगो दें। ठीक है। 3 बोतलें इनके 3 लीटर पानी में भिगो दिया आपने। उसके बाद 24 घंटे के बाद उसको पकाना शुरू कर दें। अब उसको आपने पकाना, जब उसका असर निकल आए उसके बाद आपने इलायची को निकाल देना है। ठीक है। उसके बाद आपने उसमें चीनी डालनी है या गुड़ ऐड कर। गुड़ ज़्यादा अच्छा है कि शक्कर या गुड़, इससे टेस्ट ज़्यादा आएगा और फ़ायदा ज़्यादा होगा। अच्छा ये आपने गुड़ कितना, 1 बोतल में तकरीबन 1 kg डलता है। शक्कर डालना चाहें या गुड़ डालना चाहें, 1 kg डाल दिया। आप इसको आप हिलाते जाएं। जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाए तो उसके बाद आप इसमें टाटरी जो है वो या सतलुबान ताकि वो खराब 1 ना हो। बोतल में 1 ग्राम डाल दें ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है। अब आपका वो शरबत तैयार हो गया। तैयार होने का तरीका एंड पे हमारे पास तो ब्रिक्सोमीटर होती हैं, हम चेक करते हैं 71 ब्रिक्स हो गई या तो ये थिकनेस ठीक है। अब तैयार हो गया, कच्चा नहीं है, ये ख़राब नहीं होगा। तो आप देसी तरीका जो हमारा पहले होता था कि आपने वो ऐसे चम्मच के साथ नीचे फेंकना है, अगर तो वो फैल रहा है तो फिर शरबत तैयार नहीं है, कच्चा है, वो आपका स्मेल आना शुरू हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा। अगर वो मोती बनना शुरू हो गया, आपने फेंका तो वो मोती बन गया, जैसे मोती बन जाता है, ठीक है। इकट्ठा हो गया, तो फिर आपका शरबत तैयार हो गया। अब उसे उतारें, ठंडा करके उसमें आप बर्फ़ ऐड करें और इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छे मशवरे हकीम साहब आपके, और जितना खूबसूरत आपने मशरूब बनाया है, अब दिल कर रहा है कि मैं भी घर जाऊँ। एक मशरूब और भी बताइएगा हकीम साहब, वो है गुलाब का। वो मैंने पिया था, एक दोस्त ने, उनकी वालदा ने बना के दिया था और उसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त कि वो गुजरता था तो वो अंदर फील होता था आपको। अगर वो भी बता अच्छा, ये सकें ना इन्होंने एंड पे ना इलाज ही बता दिया है। ये इलाज किस चीज़ का है? मुंह की बदबू और प्लस पसीने, दोनों का इलाज है। ये भी हकीम जुनेद हैं, आपको बताते हैं। हाँ, आपकी अच्छा शक्ल यहाँ में पे आ बड़ा जाता सादा सा इसमें आप गुलाब की पत्तियाँ, अगर तो आपको वाइट वाली मिल जाए ना, वाइट और पिंक, वो सबसे अच्छी होती है। ज़बरदस्त। ना मिले तो दूसरी गुलाब की पत्तियाँ लें, उससे भी आप 100 ग्राम पत्तियाँ लेके उसे भगो दें और उसमें 10 ग्राम सब्ज़ इलायची डाल दें। आप अपने भगो दिए। शरबतों का तरीका एक ही होता है। अब इसको आपने 24 घंटे के बाद इसको आपने पकाना शुरू कर देना। जब पक जाए, इसका असर निकल जाए, और जब भी ये चीज़ें भगोनी है ना, कोई पोटली, कोई कपड़ा ले लें ऐसा जो इसमें निचोड़ सकें। हाँ, इसमें आप इस बंद करके इसे इसमें डालें ताकि शरबत खूबसूरत बने। अब उसके बाद इसको निकाल दें। फिर उसी तरह गुड़ या शक्कर ऐड करके जितनी बोतलें आपने बनानी है, इसकी अब 5 बोतलें बनेगी, तो 5 बोतल आप पानी डाल के इसको पका लें। बाकी पकाने सेम के तरीका बाद है। सेम तरीका है। फिर इसको आप एंड पे वही तरीका देसी, जब मोती बनना शुरू हो जाए, बहुत और शुक्रिया ये शरबत जो है हकीम आपका साहब। गुलाब कमाल का है, आपकी पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन, बल्कि ये गर्मी का भी तोड़ है, पसीने का भी स्मेल। थैंक यू सो मच हकीम साहब। बहुत शुक्रिया हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। गर्मी, पसीने, बदबू और तमाम चीज़ों का इलाज आपको बता दिया। आजमाना आपका काम है, घर पे बैठे आप इन चीज़ों को आजमाइए और अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो खूबसूरत बनाइए। तरोताज़ा रहिए। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दीगर चीज़ों के इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाज़रीन, और अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान के लिए ये काबिल फ़ख्र लम्हा है कि नौजवान समाजी कारकुन बुशरा महानूर ने कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड अपने नाम करके मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। और उन्होंने 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान माहवारी जस्टिस जैसे अहम समाजी इकदाम की बुनियाद रखी, जिसका मकसद ख़वातीन और लड़कियों को सैनिटरी अशिया की बावकार और आसान फ्राहमी यकीनी बनाना। वक्त हमने देखा सैलाब की सूरत हाल थी, उस वक्त लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं मिल पा रही थी, जिस वक्त इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि ख़वातीन को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए सैनिटरी जो अशिया हैं उनके इस्तेमाल की, वो उन तक बआसानी पहुँचाई जा सकें। बिल्कुल, और ऐसे माशरे में जहाँ माहवारी से मुतल्लिक आगाही और सहूलियात की बहुत कमी है, एक बड़ा मसला है ये, वहाँ सैनिटरी पैड्स की फरहमी एक इनकलाबी और इंसान दोस्त कदम है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बुशरा महानूर हमारे साथ मौजूद भी हैं। एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव, वैसे तो ये रियासत के करने का काम है, लेकिन अगर लोग इस काम में हाथ बटाने लग जाएं तो यकीनी तौर पे इससे आगाही भी फैलती है, और जो चैलेंजिंग काम है उसके अंदर किसी हद तक इसको कवर भी किया जा सकता है। आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग रहा और इसका ख्याल आपके जहन में आया कैसे महानूर? थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये वाकई एक बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि माहवारी जो कि एक बिल्कुल नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है, उसको हमने इतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ कर दिया, इतना बड़ा टैबू बना दिया कि हम उसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से ये मसला आता है कि फिर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि माहवारी से रिलेटेड मसाइल क्या हैं, और ख़ास करके
जब इस तरह की आफात आती हैं जैसे सैलाब, ज़लज़ला, इन सिचुएशंस के अंदर हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि माहवारी तो नहीं रुकती। सैलाब के अंदर ज़लज़ला आ जाए, कोई भी आफत आ जाए, उस वक्त माहवारी तो नहीं रुकती, लेकिन क्योंकि हमने कभी बात ही नहीं की हुई, कभी समझा ही नहीं और एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली इग्नोर किया है कि माहवारी एग्जिस्ट करती है, तो हम उन सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जा सकते और हमारी स्टेट भी एक्शन नहीं ले पाती है। इसीलिए हमने माहवारी जस्टिस का आगाज़ किया ताकि हम मेंस्ट्रुएशन को एक आम बॉडीली प्रोसेस की तरह जो कि वो है उसी तरह ट्रीट करें और उसके बारे में काम करें। हम हमारी तालीम के ऊपर काम करते हैं, बच्चों के साथ इन कॉन्वर्सेशंस को शुरू करते हैं ताकि बच्चे अपनी पहली माहवारी से पहले प्रिपेयर्ड हों, उनको पता हो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट करना है और टीचर्स आसपास के एडल्ट्स उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें जो कि उनको चाहिए होता है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी था महानूर जो बीड़ा आपने उठाया है। हमारी बच्चियों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चियाँ घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और सम टाइम वो अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से वो बात या अपने बड़े बहन भाइयों से वो बात नहीं कर पाती हैं। तो आपने बींगा समाजी कारकुन कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड भी अपने नाम किया है, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। और किस प्लेटफॉर्म पर आपने ये अवार्ड जीता, कितने और ममालिक के लोग इसमें शामिल थे, सिर्फ ख़वातीन थी या मर्द हज़रात भी इसमें शामिल थे? बहुत शुक्रिया। कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड बेसिकली कॉमनवेल्थ के अंदर जितने भी ममालिक शामिल हैं जो कि 56 हैं, उसके अंदर यंग एक्टिविस्ट या फिर यंग लोग जो कि समाजी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं उनको दिया जाता है। हज़ारों लोग जो है इसके लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, देन एक बहुत ही लंबा स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। कॉमनवेल्थ के अंदर 5 रीजन्स हैं जिसके अंदर एशिया एक रीजन है और तमाम एशियन ममालिक जो है उसके अंदर शामिल हैं जो कि कॉमनवेल्थ का पार्ट है। उसमें से जो है पाकिस्तान को इस बार ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड पाकिस्तान को 6 साल के बाद मिला है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे और ममालिक शामिल हैं और ये अवार्ड SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बनाए गए हैं उनकी बुनियाद पर दिया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस बार हमें ये अवार्ड मिला है ये SDG 5 यानी जेंडर के ऊपर मिला है। इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि माहवारी जस्टिस जो जेंडर राइट्स के ऊपर काम कर रहा है उसको सराहा जाए। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि हिफ़्ज़ान सेहत की मसनूआत पर आए जो 18% टैक्स है इसका ख़ात्मा भी हुआ है। यकीनी तौर पे आपकी काविशें भी इसके अंदर शामिल हैं और क्या क्या इक़दाम होने चाहिए हुकूमती सतह पे, किस तरह की सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करती हैं? बिल्कुल, ये काफ़ी खुशाइंद बात है कि इस टैक्स का ख़ात्मा किया जा रहा है क्योंकि 2026 चल रहा है और आज भी अगर कोई अपने सैनिटरी पैड्स पे लग्जरी टैक्स दे रहा हो, ये काफ़ी इंसेन बात लगती है हमें अक्सर। ये एक बहुत ही खुशाइंद स्टेप है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि इस बात को फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस टैक्स की रिलीफ फाइनल जो कंज्यूमर है वो रियलाइज़ भी करे क्योंकि अक्सर ये होता है जब ये टैक्स हटा दिया जाता है तो हिडन इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं या फिर जो पैड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी प्राइसेस को इस तरीके से बढ़ा लेते हैं कि वो टैक्स फाइनल कंज्यूमर को नहीं रियलाइज़ होता, वो रिलीफ नहीं रियलाइज़ होती। दूसरी बात जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे हुकूमत का काम ख़त्म नहीं होता। टैक्स हटाना मैं समझती हूँ स्टेप 0 है, असल मसला तो स्टिग्मा का है। आज अगर आप मैजिकली भी सारे के सारे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को फ्री भी करते हैं, हमारे मुआशरे के अंदर जो स्टिग्मा है, जो शर्म एसोसिएट की गई है माहवारी से रिलेटेड, वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो अब जो हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है वो ये है कि माहवारी तालीम को ग्रेड 5 एंड बियॉन्ड के लिए लाजमी बनाया जाए और उसको नेशनल करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए और लड़के लड़कियों तमाम बच्चों को इसके बारे में मालूमात दी जाए ताकि हम एक ऐसे मुआशरे में रह सकें जो माहवारी को स्टिग्मेटाइज ना करे बल्कि उसको एक नॉर्मल बॉडीली प्रोसेस समझे। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके लिए अब आपकी तजवीज़ जो है वो बहुत अच्छी है, बड़ी खुशाइंद है कि इस पर काम होना चाहिए स्कूल लेवल पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे जो है वो इसको स्टिग्मा समझते हैं और बच्चे इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते क्योंकि इंसानी बॉडी जो है वो जिस तरह से ग्रो हो रही होती है उसके साथ उसी तरह की चेंजेस भी आ रही होती हैं। ना सिर्फ बच्चियों को बल्कि बच्चों को भी तालीम देना बहुत ज़रूरी हो चुका है, वरना हम जिस तरह के माहौल में भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस तरह की परेशानियाँ हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जिस तरह के चैलेंजेस है वो आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकते हैं। हुकूमती
सतह पर आपने बात की कि इसको एक तो सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए, बच्चों को इस बारे में तालीम आगाही देनी चाहिए, लेकिन जो सोसाइटी है हमारी उसके अगर हम बात कर लें ना, तो हमारी सोसाइटी अभी भी इस पर बात करने से गुरेज़ा है, इसको इस तरह से खुलेआम डिस्कस करने से अभी भी गुरेज़ा है। तो क्या आप नहीं समझती कि पहले सोसाइटी को, उसके माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है, पहले उस पर काम करने की ज़रूरत है कि अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, बच्चों को ये पढ़ाना कितना ज़रूरी है, उसके बाद जाके हम अपने स्कूल के, अपने निसाब का हिस्सा बना पाएंगे इसको? बिल्कुल, मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें साथ-साथ होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल के अंदर ही बच्चे वो लर्न करते हैं जो मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा है, या शायद ये बात जानना कि ये कैसी चीज़ है जिसके बारे में हमें खुलकर बात नहीं करना है, वो अक्सर आप अपने पीयर्स से, अपने दोस्तों, क्लास फेलो, टीचर से लर्न कर रहे हो इन द हाउस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल के अंदर काम करें, बट डेफ़िनेटली मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, हमें अपनी सोसाइटी के अंदर भी एक सेंसिटाइज़ेशन करनी है कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, और अगर आपको डिफ़रेंशिएट नहीं कर पाएँगे एक नॉर्मल और एबनॉर्मल पीरियड क्या है, तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि आपने कब डॉक्टर से रुजू करना है, आपने कब अपनी हेल्थ के बारे में एक सीरियस स्टेप्स लेने हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम लोगों को इसको इंक्लूड करें। हम बिल्कुल, अक्सर तमाम देखते हैं स्टेक कि होल्डर्स को इसके हमारे अंदर शामिल होना होगा। आप ये बेहतरीन काम कर रही हैं, इसमें आम आवाम को भी शामिल होना होगा और हुकूमत को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। थैंक यू सो मच। बुशरा महानूर हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू है जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ Stay with us. वेलकम बैक। और जाते जाते आपको बताते हैं कि पंजाब की सकाफत और लोक गायकी से आगाह लोग आलम लोहार के नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के लेजेंड रहे हैं वो, और उनकी आवाज़ में पंजाब के सब रंग हलकोरे लेते सुनाई ही नहीं देते, बल्कि दिखाई भी देते हैं, उन्हें फील करते हैं हम आज भी। बिल्कुल, और अपने अंदाजे गायकी से ही नहीं बल्कि लिबास, किरदार से भी वो पंजाब के गबरू की तरह दिखाई और देते उनके थे। हाथ में जो चिमटा होता था, बिल्कुल, और जिसके हाथ पांव लोहे की तरह मजबूत और दिल सोजो गदाज से भरा हुआ होता था। और आज आलम लोहार की 47वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने फोक मौसीकी में नई जहत रोशनास करवाई थी। हीर वारिस शाह गाया उन्होंने। तो आइए हम भी सुनते हैं, एक दफ़ा यादें ताज़ा करते हैं। तो इस लेगेसी को उनके बेटे आरिफ लोहार आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन आलम लोहार को आज भी महसूस किया, और उनके बेटे, फिर उनके बच्चे भी आगे से उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला अभी तक जारी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपकी और हमारी मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।